जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य निषेध सिपाही की परीक्षा 14 मई के लिए आज की इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। परिधि शब्द का समानार्थी क्या है? क्षेत्रफल, परिमाप, प्रकार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? परिधि शब्द का समानार्थी क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। परिधि का समानार्थी होता है परिमाप। दूसरा प्रश्न है, उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। ये हिंदी साहित्य के प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे जो भी बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा प्रश्न है, मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो देखिए, तीसरे प्रश्न का सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है और ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे देखिए, पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो याद कर लीजिए, मलिक मोहम्मद जायसी है। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी। आगे देखिए, सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा सूरदास। आगे देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंथी किसने लिखी है? ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे 6 का आंसर है सी ऑप्शन मीराबाई। याद रखिएगा। और मीराबाई पूछा जाता है किस काल की कवित्री थी? तो याद रखिएगा भक्ति काल की। आगे देखिए, अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है? चलिए आप सभी 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक में जितने भी प्रश्न थे सभी हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। तो सभी को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे 7 का आंसर क्या होगा? अतिथि के लिए में कौन सा कारक है? तो जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है संप्रदान कारक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन बुढ़ापा। ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे।
बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? तो यहाँ पे देखिए मैथिली की बात करें तो ये सही लिखा गया है, अंधकार भी सही है, स्मरण भी सही है। यहाँ पे वाहनी है, ये क्या है? गलत लिखा गया है। तो यहाँ पे शुद्ध नहीं, यहाँ पे अशुद्ध होगा। प्रश्न को सही कर लेंगे। यानी कि आपको बताना था इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा गया है। तो वाहनी, वाहनी इस तरह से लिखा जाता है, वाहिनी होता है ना कि वाहनी, याद रखिएगा वाहिनी। तो ऑप्शन डी जो है ये अशुद्ध है, बाकी सभी सही है। अनल का समानार्थी क्या है? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए एक होता है अनल और एक होता है अनिल। अनिल का मतलब होता है वायु, याद रखेंगे, और इस अनल का मतलब होता है आग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, आग। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। बहुत बच्चे यहाँ पे ऑप्शन बी बताएंगे अप्रत्यक्ष। तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, ना कि अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है पर्वत का पर्याय क्या है? चलिए आप सभी 12 के लिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो पर्वत का पर्यायवाची होता है शैल, गिरि, भूमिधर। तो यहाँ पे देखिए शैल दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सार्थक शब्द का विलोम क्या है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर बताएंगे सार्थक शब्द का विलोम क्या है? तो यहाँ पे 13 का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। सार्थक शब्द का विलोम होता है निरर्थक। आगे देखिए चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। हिंदी व्याकरण के बहुत ही सिंपल प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चौराहा जो है ये किस तरह का समासिक शब्द है? तो चौराहा में देखिए संख्या आ रहा है 4। तो जिस शब्द से संख्या का पता चलता है वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो यहाँ पे सही जवाब है द्विगु। आगे देखिए श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा शरत चंद्र। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है शरत चंद्र। हितोपदेश के लेखक कौन है? ये प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है नारायण पंडित। याद रखिएगा हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। विष्णु शर्मा की बात करें तो पंचतंत्र पूछा जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, याद रखिएगा ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ, लघु। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कनिष्ठ, अगर ऑप्शन में लघु मिले तो वो भी आंसर होगा। अतुल का समानार्थी शब्द क्या है? और देखिए सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो अतुल का समानार्थी क्या होगा? अद्वितीय, अनुपम। तो देखिए यहाँ पे अद्वितीय दिया हुआ है, अनुपम भी समानार्थी है अतुल का। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए आप सभी 19 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ के लिए एक शब्द क्या है? तो याद रखिएगा अपलाभ। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अपलाभ। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अभी याद कर लीजिए। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है।
तो सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? तो याद रखिएगा ब्रज भाषा में। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ब्रज भाषा में। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? चलिए आप सभी 21 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। और दोस्तों अभी इस चैनल पर मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए 4 क्लास चल रहे हैं और चारों क्लास का जो क्लास टाइमिंग है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे 21 का आंसर क्या हो जाएगा? वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं हुआ होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं शीत युद्ध। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तो देखिए बहुब्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद, इसमें क्या होता है? कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? तो वीणा पानी हो गया, चक्रधर हो गया, मुरलीधर, ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अंग क्या है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। अंग क्या है? एक स्वर है, व्यंजन है, अयोग्य वा है या अंतःस्थ व्यंजन है? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी। अंग क्या है? तो ये एक प्रकार का अयोग्य वा है। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनने वाला प्रत्यय कौन सा है? यानी कि जब गुरु का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या होगा? गुरुआइन। और गुरुआइन में कौन सा प्रत्यय है लास्ट में? आइन। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, आइन। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? चलिए दोस्तों 26 के लिए आंसर कीजिए। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है दुर्जन। सज्जन का क्या होता है उल्टा? दुर्जन। निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भारत प्लस इंदु। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, भारत जोड़ इंदु। आगे देखिए, नीलकंठ शब्द है। यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ऐसे तो नीलकंठ बहुब्रीहि समास है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो यहाँ पे युगल नहीं होगा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा के लिए जो सबसे उपयुक्त शब्द है दंपत्ति। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे सही जवाब है गेहूं पिस रहा है। ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। हमने आपको बताया था एक बार अकर्मक क्रिया और सकर्मक के बारे में। तो देखिए अकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसमें फल जो है कर्म पर नहीं पड़ता है, इसमें कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रिया में। तो गेहूं पिस रहा है ये अकर्मक है। और सकर्मक में क्या होता है, फल जो है वो कर्म पर पड़ता है। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, पैर फैलाकर सोना इस मुहावरे का सही अर्थ है निश्चित होकर सोना। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आजन्म शब्द का समास बताइए। चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों आप सभी अभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है। 14 तारीख को एग्जाम है, इसलिए जितना हो सके
अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। तो आजन्म शब्द का समास क्या होगा, याद रखिएगा, इसमें अव्ययी भाव समास है। कृतज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? तो कृतज्ञ शब्द का अर्थ है एहसान फरामोश, याद कर लीजिए। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यानी कि यहाँ पे गंगा हिमालय से निकलती है, आपको से में बताना है हिमालय से में कौन सा कारक है। तो देखिए आप लोगों ने कारक में पढ़ा होगा, जिससे कोई भी चीज़ अलग होता है उसमें क्या होता है, अपदान कारक होता है, यानी जिसमें अलगाव का बोध होता है उसमें अपदान कारक होता है। तो गंगा जो है ये हिमालय से निकलती है, यानी गंगा हिमालय से अलग हो रही है, तो यहाँ पे अपदान कारक है। पंचमी विभक्ति याद रखिएगा। निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? चलिए 35 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो मोक्ष का पर्यायवाची होता है छुटकारा। यहाँ पे सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नवग्रह शब्द का समास भेद बताएं। चलिए 36 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए अभी हमने आपको बताया नवग्रह में देखिए क्या है, 9 है, यानी संख्यावाचक है, और जिस भी शब्द से संख्या का पता चले वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है? चलिए दोस्तों 37 के लिए आंसर कीजिए। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे उसने जो है यहाँ पे रेखांकित है, तो उसने में बताना है कौन सा सर्वनाम है। तो याद कर लीजिए, पिछले बार भी सर्वनाम से पूछा गया था प्रश्न। यहाँ पे सही जवाब है, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या है? तो व्याकुल का संधि विच्छेद होगा वी प्लस आकुल। देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है वी जोड़ आकुल। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? पूछा हुआ प्रश्न है बिहार पुलिस में, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो कविता है काल तुझसे होड़ है मेरी, इस कविता के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। याद कर लीजिए कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए किसी कार्य को करने का संकल्प करना, इस मुहावरे का सही अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।